नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास सीटेट एग्जाम जनवरी 2024 के लिए पर्यावरण अध्ययन की ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड। यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं और ये जो है हमारा अंतिम प्रहार होने वाला है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन आपके नहीं बचे हैं परीक्षा के। 21 जनवरी को आपकी परीक्षा होनी है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आप जो क्वेश्चन यहाँ पर हल करने वाले हैं तो अपना जो है अपना आकलन स्वयं करिएगा कि आपने इन क्वेश्चंस में से कितने आंसर सही किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था। बताइएगा, जो इकोलॉजी शब्द है आपका, इसका जो प्रतिपादन है ये किसने किया था, किसने किया था बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बता दें, जो ये इकोलॉजी शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा जो है आपकी, ग्रीक जो भाषा है आपकी, उससे यहाँ पर लिया गया है और ओकोलॉजी से ये लिया गया है। ठीक है। अब ओकोलॉजी में यहाँ पर दो शब्द आपके आते हैं। एक आता है ओइकस, OIKOS। इसका अर्थ होता है, क्या होता है, इसका अर्थ होता है घर। और एक होता है लोगस, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है। तो पारिस्थितिकी जो परिवार है इसका अध्ययन ही आपका कहलाता है इकोलॉजी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो इकोलॉजी शब्द है आपका, इसका प्रतिपादन किया था अर्नेस्ट हैकल ने। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बीज अंकुरण की अवधारणा को किस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बताइएगा। अंकुरित बीजों की फोटो दिखाकर। तो ऐसा तो है नहीं कि हम केवल फोटो दिखा दें बच्चों को और उनको समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जब तक बच्चा स्वयं करके नहीं सीखता है तो उसको उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। तो यहाँ भी बच्चा एक्टिव नहीं हुआ है, आप एक्टिव हैं, अध्यापक एक्टिव है, वही दिखा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। अगला है बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए यहाँ पर कहना। ठीक है, यानी कि बच्चा जब स्वयं करेगा ये सारी चीज़ें, जो अंकुरण के विभिन्न चरण हैं उनका अवलोकन बच्चा स्वयं करेगा तो उसको ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर बच्चा स्वयं यहाँ पर जो है कार्य कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टाइगर रिजर्व आपको बताना है किस राज्य में सबसे अधिक हैं। चार ऑप्शन हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं सभी को पता होगा मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं तो इनको भी नोट कर लीजिएगा। एक तो आपका कान्हा है, ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नोट करिएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व यहीं पर है आपका, पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया। एक है आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा हो गया। सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। सतपुड़ा हो गया, नोट हो गया। इसके बाद एक है आपका बांधवगढ़, नोट करिएगा, बांधवगढ़ है आपका। ठीक है, बांधवगढ़ हो गया आपका टाइगर रिजर्व। फिर एक है पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेंच हो गया। एक है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, क्या है, संजय दुबरी, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ के हैं ये, मध्य प्रदेश के। क्लियर है। यहीं पर और एक बात आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये शुरुआत कब होती है इसकी। तो भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर के जो जन्मदाता हैं वो कौन है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो वो हैं कैलाश सांखला। कैलाश सांखला को जो है क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है टाइगर प्रोजेक्ट का। और इन्हीं को जो है टाइगर मैन भी कहा जाता है। टाइगर मैन किन्हें कहा जाता है, कैलाश सांखला जी को टाइगर मैन की उपाधि दी गई है। और अगर बात करें, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है, एक ये भी क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है, तो ये होती है 1973 में। कब होती है, 1973 में होती है। कहाँ से होती है, तो ये होती है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है उत्तराखंड में,
वहाँ से इसकी शुरुआत होती है 1973 में। ठीक है, क्लियर है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो भी आपका कौन हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन और आपको बता दें, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया आपका 1973 में शुरुआत। इससे पहले वन्य जीव प्राणी जो संरक्षण अधिनियम है, ये कब आया था, वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम, इसकी जो शुरुआत हुई थी बच्चों, ये हुई थी 1972 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में आया और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। क्लियर हो गया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है बताइएगा। तो ये है आपका बिहार में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर वाल्मीकि जो आपका टाइगर रिजर्व है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, बिहार में है। क्लियर है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं बताइएगा। जो चट्टानें होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सभी को पता होगा, ये जो है 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक होती हैं आग्नेय चट्टानें। ठीक है, आग्नेय हो गई, इन्हीं को हम प्राथमिक चट्टानों के रूप में जानते हैं। अगर आपसे पूछी जाए कि प्राथमिक चट्टानें किसे कहते हैं, तो जो आग्नेय शैल होती हैं, आग्नेय जो चट्टानें होती हैं, इन्हीं को प्राथमिक चट्टानों के नाम से जाना जाता है। दूसरी हैं अवसादी। ठीक है, अवसादी हो गई। और तीसरी कायांतरित। ठीक है, कायांतरित हो गई। तो ये होती हैं 3 प्रकार, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। आग्नेय को ही प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में, केरल में, असम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले बात करेंगे डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान की। ये कहाँ पर है, ये है आपका असम में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। असम के और भी कई इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। एक है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। एक है आपका मानस, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मानस हो गया। एक हो गया आपका नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये भी आपका असम में है, नामेरी हो गया। इसके अलावा ओरंग हो गया, ओरंग हो गया। ठीक है, ओरंग नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है आपका, ये भी आपका असम में है। ठीक है, देहिंग पटकई कहाँ पर है, देहिंग पटकई जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपका कहाँ पर है, ये भी आपका असम में है। तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, देहिंग पटकई, ओरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ये सारे आपके असम में हैं। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं वहीं राजस्थान की। राजस्थान में कौन से हैं बताइएगा सभी लोग। राजस्थान में जो इम्पोर्टेंट है, रणथंभौर है। कौन है भैया, रणथंभौर है, नोट करिएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क है। ठीक है, एक है केवला देव। क्या है भैया, केवला देव है, नोट करते चलिएगा। केवला देव हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके कहाँ से हैं, राजस्थान में हैं। अब चलिएगा आगे, कौन बचा, केरल। केरल के नोट कर लीजिएगा। केरल में आपका आ जाएगा इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन है, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इडुक्की हो गया। इसके बाद एक है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जो है सफ़ेद हाथियों के लिए फेमस है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। और केरल में ही शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली भी है। क्लियर है। अब चलिएगा आगे, बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, एक है आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही फेमस है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और पक्के बाग अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये यहाँ से फेमस है। चलिएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्लर्क बी बेविन पुरस्कार जो है ये किससे संबंधित है बताइएगा। क्लर्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये संबंधित है किससे, वन्य जीव सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? सच नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहला है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल सही है। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी ठीक है। अगला है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो बल देना यहाँ पर ये जो है नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही नहीं है। ठीक है। अगला है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए आपको बताना है। सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो यहाँ पर याद करना ये जो है नहीं होना चाहिए, रटना बिल्कुल नहीं है, हमें उनको समझाना है, ना ही हमें याद करने के लिए कहना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य है वो नहीं है? बताइएगा पर्यावरण अध्ययन का क्या जो है उद्देश्य नहीं है? तो नहीं को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। पहला है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये तो उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये सही है। अगला है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे दिखा है, आगे क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर तीसरा देखिएगा, ये सही है, ये सही है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित हमें यहाँ पर नहीं करना है, ये जो है उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगला है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्याम पट्ट का उपयोग या फिर उपर्युक्त सभी? तो बिल्कुल सही है, चित्र खींचकर भी हम बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि चित्र के माध्यम से बालक जो है रिलेट करेगा, चीज़ों को समझेगा। फील्ड भ्रमण जब हम एनवायरनमेंट यानी कि बाहरी वातावरण में उसको घुमाएंगे, दिखाएंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, बीज अंकुरण के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे, उसको करना सिखाएंगे, श्याम पट्ट का उपयोग करेंगे, तो ये सारे माध्यम आपके सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? बताइएगा मिड डे मील के लिए समय जो है कौन सा सबसे प्रासंगिक है? पहला है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। बताइएगा दूसरा ऑप्शन है यह पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, अगला तीसरा पढ़ लीजिएगा, ये उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, तो केवल खाना खाने ही नहीं आते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव है। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, पहला तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यह पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा यहाँ पर मिड डे मील में भोजन करेगा तो वहाँ पर भी अधिगम होगा, सीखेगा बच्चा कुछ ना कुछ। आप उसको खाली समय में वो यदि खाना खाएगा फिर खेलेगा, खेल कूद के माध्यम से भी सीखेगा, तो इसलिए ये जो है यहाँ पर जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? बताइएगा कौन सी संधि या प्रोटोकॉल है? तो ये है अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर पहला हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? पहला है अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, रोजमर्रा की चीज़ों के साथ हमें रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। दूसरा है अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए, तो ये भी सही है। ठीक है, पॉजिटिव है। अगला है अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए।
अगला है अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो सिद्धांत जो हैं और जो नियम हैं इनको पेश करने की आवश्यकता है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और ये होगा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। टूटता तारा उल्का है, बताइएगा क्या है। टूटता तारा या उल्का जो है ये क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो टूटता तारा है ये एक प्रकार का पिंड होता है। क्या होता है भैया? एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण करने के साथ साथ उसमें जब बल लगता है तो वो आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। यानी कि उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और आग पकड़ लेता है घर्षण के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थे आज के हमारे जो 15 क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसा लगा, आपने इन 15 क्वेश्चन में से कितने सही किए, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।